बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 मार्च और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। पहली खबर आपके सामने रखते हैं इस्लामाबाद से, जहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा, चौधरी निजामुद्दीन और हुकूमत का गठजोड़ एक्सपोज हुआ है। जी हां, आज एक तो काजी फायज ईसा साहब ने खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता मुल्क के इस टाइम के फार्म 47 से बने हुए जाली वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की। क्यों खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता कह रहे हैं वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहली खबर पहले आपके सामने रख दूं कि उस मुलाकात के बाद हुकूमती वज़रा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है, इसकी इंक्वायरी अब एक रिटायर्ड जज के कमीशन से करवाई जाएगी। जी हां, इस मामले को दबाने के लिए यह गठजोड़ हुआ और इस गठजोड़ ने पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर ये प्लानिंग की और इस प्लानिंग का अब जो है वो आपके सामने ब्रेकडाउन सामने आया है कि अब ये प्लानिंग क्या क्या रही है, ये एक्सपोज हो रही है प्लानिंग। और वो ये कह रही है कि हम अगले चंद दिन के अंदर एक अच्छी साख के, नेक सीरत किस्म के, ये ऐसे लग रहा है कोई रिश्ता ढूंढना है, लेकिन नेक सीरत का जज ढूंढेंगे रिटायर्ड और उससे इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये 6 जजेस हैं वो रिटायर्ड जजेस नहीं हैं, वो कोई साइल नहीं है, वो कोई वकील नहीं है, वो इस टाइम सिटिंग सर्विंग हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं जो सर्व कर रहे हैं बेंचेस के ऊपर। वो इस टाइम हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं। उन्होंने ये खत लिखा है और ख़त उन्होंने ऐसे ही किसी को नहीं लिख दिया, वज़ीर आज़म को नहीं लिख दिया, उन्होंने सदर को नहीं लिख दिया, उन्होंने आर्मी चीफ को नहीं लिख दिया, उन्होंने चीफ जस्टिस को नहीं लिख दिया, बल्कि उन्होंने ख़त उस फोरम को लिखा है, उस अथॉरिटी को लिखा है जो जजेस के कंडक्ट, जजेस को निकालने रखने, जजेस के डिसिप्लिन, उन तमाम चीज़ों का एक फॉर्मल फोरम है जिसके ऊपर जजेस को सज़ा और जजा मिलती है, जिसका नाम जुडिशल काउंसिल है। जी हाँ, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसके अंदर सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, प्यूनी जज, चीफ जस्टिस और जजेस, और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को उसमें बिठाया जाता है। इस फोरम का काम जजेस के खिलाफ अगर कोई तादीबी कार्रवाई करनी है, अगर कोई उनके खिलाफ शिकायत है, तो ये वो फोरम है। तो उन्होंने एक फॉर्मल फोरम के ऊपर ये खत लिखा है और ये फोरम मौजूद है। ये फोरम टूटा नहीं है, ये फोरम मुअत्तल नहीं है, ये फोरम इनकम्प्लीट नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जिंदा है, प्यूनी जज भी जिंदा हैं, जो दो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जो इसका हिस्सा हैं वो भी जिंदा है। ये फोरम बिल्कुल अपनी असल शक्ल में काम कर रहा है। उन्होंने खत इस फोरम को लिखा है, मीन इस काउंसिल को लिखा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी होना है वो उन्होंने ही करना है ना, जिनको उन्होंने खत लिखा है। ये एक जज कहां से निकल आया, और वो भी रिटायर्ड, और वो भी टुथलेस, और वो भी आप अपनी मर्जी की अच्छी साख वाला। तो फिर तो अल्लाह जन्नत में जगह दे, आपको रफीक तारड़ साहब ही कहीं से ढूंढने पड़ेंगे, या खलीलुर रहमान रमदे साहब ढूंढने पड़ेंगे, या कोई और इस तरह के टॉर्च लेके आपको जज ढूंढने पड़ेंगे। मलिक कयूम साहब भी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो भी वफात पा चुके हैं, जिनको फ़ोन करके शहबाज शरीफ कहते थे कि पायन कह रहे हैं कि फलाने को सजा दे दो। सो आपको इसी तरह के जजेस जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे, और जब आप इस तरह के जजेस ढूंढ लेंगे, जजेस नहीं जज, तो फिर आप उससे मर्जी का फैसला करवा लेंगे। और तो ये तो पाकिस्तान में पुराना काम हो रहा है। आपने इसी तरीके के फैसले मॉडल टाउन के ऊपर भी जज का कमीशन बना के दबा लिए थे। हर चीज़ के ऊपर आप किसी रिटायर्ड जज का कमीशन बनाते हैं। लापता अफराद के ऊपर कमीशन बना, उस पर रिटायर्ड जज बना दिया। सो जिस काम को दबाना होता है, कारपेट के नीचे करना होता है, उसके ऊपर रिटायर्ड जज को बैठा दो, कमीशन बना दो। उस बेचारे जज को पहले बनाने से पहले ही बता दो कि भाई साहब ये फैसला आपने करना है। तो चौधरी निजामुद्दीन साहब ने जज तो बिल्कुल चुन लिया होगा, जो बिल्कुल अंगूठा लगाएगा, पैर का भी हाथ का भी, और कहेगा कि ये इन 6 जजेस को फांसी दे दे। जी हाँ, आप अभी से सोच लें, फांसी शायद मैंने सख्त लफ्ज कह दिया, लेकिन इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करें। इन्होंने मुल्क की सलामती के इदारों पर यह इल्ज़ाम लगा कैसे दिया? तो जो एक जज का आएगा ना फोरम, और वो पहले तो इस रिपोर्ट को दबाएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं। 2-3 साल इसका कोई वो फैसला ही नहीं देगा, वो निशिस्तन बर्खास्तन होगा। इधर इसको बुलाएंगे, इन 6 जजेस को पहले ह्यूमिलिएट किया जाएगा, इन्हें सामने बुलाया जाएगा, फिर वो फोरम कहेगा साबित करें कि आपके जो बरादरे निस्बती थे या ब्रदर इन लॉ थे आपके, या बहनोई थे या साला थे, जो भी रिश्तेदार जिसको उठाया उसको लाएं, साबित करें कि उनको उठाया गया था। वो कैसे साबित करें कि उनको उठाया गया था? मतलब बताएं, को बाजू तो नहीं कटा ना जिसको दिखा दें कि ये कटा था, उठाया गया था। ये तो लॉ इन्फोर्समेंट ने साबित करना है, लेकिन वो तो साथ में ले होंगे। तो पहले तो ये साबित कर, फिर कहेंगे
कि साबित करें कि आपके नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगा था। फिर कहेंगे, वही रिटायर्ड जज साहब कहेंगे कि जज साहब साबित करें कि आपके घर के अंदर कैमरा लगा हुआ था। अब वो कैमरा तो वहाँ से उतर गया हुआ है, कैसे साबित करेंगे? अगर उन्होंने कोई वीडियो बनाई हुई उस टाइम की, वो कहेंगे हमें क्या पता ये कैमरा आप ही ने लगाया हो, आपको क्या पता कि कैमरा किसी एजेंसी ने लगाया, आपने कहीं खुद तो नहीं लगा दिया था, आपके किसी मुलाजिम ने तो नहीं लगा दिया था। ये जो वीडियोस हैं पहले ये तो हमें दिखाएं, आपकी और आपकी बीवी की, उसके अंदर वीडियोस बनी क्या हैं। जब तक हम वीडियोस नहीं देखेंगे हमें समझ कैसे आएगी? तो पहले तो जज साहबान वो वीडियोस उनके हाथ में दें, फिर उनसे इस तरह के क्वेश्चन सुनेंगे वो। तो ये तमाम इस मामले को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये पूरे का पूरा एक्सपोज हुआ है, पूरा एजेंडा जो जस्टिस काजी फाइज ईसा, चौधरी निज़ामुद्दीन और मौजूदा हुकूमत का है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी जिस टाइम इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। कोर कमेटी के अंदर इस पर वोटिंग हुई। यूनानिमसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इस यक मेंबर, जो एक मेंबर का रिटायर्ड जज का कमीशन बनाने का फैसला है, उसको मुस्तरद कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की रिक्वायरमेंट यह है कि जिस फोरम को जजेस ने खत लिखा है, जो असल फोरम है जजेस का, ऑफिशियल फोरम है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वही इसकी कार्रवाई करे, वही इस पर इजलास बुलाए, वही इन जजेस को बुलाए, वही इसके ऊपर जजेस को प्रोटेक्शन भी दे और एक्सपोज करे इन तमाम लोगों को जिन्होंने ये सब कुछ जजेस के साथ किया है। बहरहाल दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि आज काजी फाइज ईसा साहब और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। याद कीजिए कि जब मिलिट्री कोर्ट्स का बेंच नहीं बन रहा था तो एतजाज़ एहसन साहब, जो कि एक वकील हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं था, वो एक वकील हैं, और वो मिले थे जस्टिस बंदयाल के साथ। तो इन्हीं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और दूसरे लोगों ने तूफान बर्पा कर दिया था। और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मुलाकातें कर रहे हैं किसके साथ? शहबाज शरीफ के साथ। किस शहबाज शरीफ के साथ? जो बेनिफिशरी है इस तमाम चीज़ों का, जिसकी रिपोर्ट उन 6 जजेस ने की है, जो पार्ट एंड पार्सल है, जो हैंड एंड ग्लव है उस तमाम रजीम के साथ, चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ, जिन्होंने मिलकर जजेस का ये इस्तेहसाल किया है, जिन्होंने मिलकर जजेस को हरास किया है, जिन्होंने मिलकर जजेस से ये जबरदस्ती फैसले करवाए हैं। और इस चोर को लाकर वजीर आजम बिठाया, उस शख्स से काजी फाइज ईसा मुलाकात कर रहे हैं। 6 जजेस ने इसी एग्जेक्टिव के खिलाफ कंप्लेन की कि वो हमें हरास कर रहे हैं, हमारी फैमिलीज को हरास कर रहे हैं, हमारे घरों के अंदर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगा रहे हैं, हमारे लोगों को किडनैप कर रहे हैं, उन्हें करंट लगा रहे हैं किडनैप करने के बाद। ये तमाम की तमाम, और हमसे बेंच तोड़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, हमसे ज़बरदस्ती फैसले करवाने की कोशिश की जा रही, हमारे फैसलों को बदला जा रहा है। ये तमाम इल्ज़ामात जब जजेस एग्जेक्टिव पर लगा रहे हैं, एग्जेक्टिव कौन है? उन्होंने आईएसआई के लोगों पर लगाए, तो उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है ना ऑफिशियली, वैसे तो नहीं है, ऑफिशियली तो वही है ना। तो आप उसी से मुलाकात कर रहे हैं, मतलब कि आप उन जजेस ने जिनके खिलाफ कंप्लेन की उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और बातें खिली हुई हैं, सबकी मुस्कुराहटें फैला रहे हैं। आपको काजी साहब इस चीज़ पे मुस्कुराहट आ रही है कि जजेस के घर की औरतों की जो प्राइवेट फिल्में हैं वो बना रहे हैं ये लोग, आपको इस बात पे हंसी आ रही थी? ये किस चीज़ पे आपको हंसी आ रही थी इस मीटिंग के अंदर? तो ये बहुत ही बदकिस्मत दिन था पाकिस्तान के लिए। एतजाज़ एहसन साहब ने इस पर बात करते हुए कहा है कि ये मुलाकात गैर कानूनी थी, क्योंकि ये नहीं मिल सकते एग्जीक्यूटिव के साथ, इन हालात के अंदर तो बिल्कुल नहीं मिल सकते, और अगर ये मिले भी हैं तो ये इस वाक़े के ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर सकते। अगर इन्होंने की है तो इन्होंने लॉ तोड़ा है, इखलाकियात तोड़ी, क्योंकि ये तो जुडिशल काउंसिल के हेड हैं, इन्होंने तो इन्वेस्टिगेट करनी, और किसके खिलाफ करनी? जो सामने बैठा है। तो ये उस पार्टी के साथ कानूनी तौर पर कैसे मिल सकते हैं? तो उन्होंने कहा अब जस्टिस काजी फाइज ईसा को यह साबित करना पड़ेगा कि इस मुलाकात के अंदर, उन्हें पहले तो मुलाकात करनी नहीं चाहिए थी, अगर की है तो साबित करना पड़ेगा कि इस मुलाकात के अंदर 6 जजेस के खत का मामला डिस्कस नहीं हुआ। यहां उलट है, ये मुलाकात करके बता रहे हैं डिस्कस हुआ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि एक रुकनी हम वो बनाएंगे। वो लीगल ओपिनियन दे रहे हैं कि अगर ये मामला डिस्कस हुआ तो काजी साहब ने रूल वायलेट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अब काजी साहब को ये साबित करना पड़ेगा कि इसमें कुछ डिस्कस ऐसा नहीं हुआ, किसी और मौजू के ऊपर ये मुलाकात थी। अगर वो ये कहें तो फिर कानूनी तौर पर फिर भी वो बचते हैं, अखलाकी तौर पर तो नहीं बचते। साथ एतजाज़ एहसन साहब ने एक सच बोला है, और उन्होंने कहा है कि ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, ये तो सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं कि चाय में चीनी कितनी डालनी, इससे ज़्यादा तो इनका इख्तियार नहीं है, और ये बात उनकी दुरुस्त है। बहरहाल ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की
जो रजिस्ट्रार हैं वो इस मुलाकात में शामिल थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसमें शामिल थे, जो सीनियर मोस्ट जज हैं आफ्टर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसमें थे। दूसरी तरफ से वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा वो जो जोकर नमा शख्सियत हैं वो थे, आज़म नज़ीर तारड़ थे, और उनके साथ अटॉर्नी जनरल थे। तो ये मुलाकात किसी सूरत नहीं होनी चाहिए थी, हुई। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी मैंने बताया, तहरीक इंसाफ का जो ओपिनियन है वो भी मैंने बताया। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान ने अपनी 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 ये इस सारी सिचुएशन के ऊपर जो मुल्क के अंदर हो रही है गम और गुस्से का इजहार किया, और एक मरबूत तहरीक चलाने का बगैर कोई भी वक्त ज़ाया किए हुए, एक मिनट भी और ज़ाया किए बगैर एक मरबूत जो हिकमत अमली का जो है वो तकाजा किया। साथ ही ये तकाजा किया कि इमरान खान को अब फौरी रिहा किया जाए, क्योंकि सामने आ गया सब कुछ कि ये गठजोड़ से फैसले करवाए गए, इमरान खान के खिलाफ फैसले करवाए गए, इन्हीं अदालतों से करवाए गए, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और उसके साथ साथ अब एक 7 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। कोर कमेटी ने इस कमेटी की तौसीक की है। उस कमेटी के अंदर मेरे अलावा मुसद्दक अब्बासी साहब हैं और दोस्त हैं। हम लोग बैठकर इस चीज़ के ऊपर अब लाहे अमल बनाएंगे कि इस आने वाले दिनों के अंदर अब किस तरीके से हमने अपनी ये जो मूवमेंट है ये शुरू करनी है, जो इन 6 जजेस की आवाज़ बनना है पूरी कौम ने, और जो हमारे साथ जुल्म हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो जिसका इशारा इन 6 जजेस के ख़त में से वाज़े चीख चीख कर आ रहा है। इमरान खान साहब को रिहा कैसे करवाना है और ये मूवमेंट कैसे बिल्ड करनी है, इसमें सिविल सोसाइटी को कैसे लाना है, वकला को कैसे लाना है, क्योंकि सो फार जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वकला तो लेटे हुए हैं, उनका तो कोई दिल नहीं है किसी किस्म का एहतजाज करने का, और वो तो मुकम्मल तौर पर वकला जो उनकी एसोसिएशंस हैं, वो मैंने आपको पहले भी 2-3 दफ़ा बताया कि वो जो 2008 की आपकी हसीन यादें हैं, उसके पीछे जो चार्ज बैंक था वो जनरल कियानी साहब का लगा हुआ था। इसलिए इस टाइम आपको उस तरह की कोई मूवमेंट उठती हुई नज़र नहीं आ रही। होती तो पिछले 2 साल में मूवमेंट बन जाती। तो इसलिए इस टाइम पॉलिटिकल लीडरशिप को सामने आना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को सामने आना पड़ेगा, वकला को सामने आना पड़ेगा, तमाम लोगों को मिलकर ये मूवमेंट शुरू करनी पड़ेगी और इन जजेस के साथ खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हम इनके साथ खड़े ना हुए तो फिर कल को कोई जज इस तरीके से नहीं बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। ये जो हुआ है ये बमशेल है, बुनियादें हिल गई हैं पाकिस्तान की, लेकिन बदकिस्मती से जो पपेट बैठे हुए हैं पोजीशंस के ऊपर, हुकूमत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और दूसरी जगहों पर, आप देखें कि वो किस तरीके से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज हंस हंस के मुलाकातें कर रहे थे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इससे भी खतरनाक है, और वो खबर ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा प्रामा फशाए बादियो नज़र में उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को मान लिया है। जी हाँ, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि जी जिन लोगों को आप फौरी फैसला कर सकते हैं कंडीशनल, कि जो लोग आज़ाद होने जा रहे हैं ईद से पहले आप उनके फैसले कर दें, जिसका मतलब ये हुआ कि जब आपने मिलिट्री कोर्ट्स को कह दिया कि आप फैसला अनाउंस कर दें और उसके बाद लोगों को आज़ाद कर दें, मीन एग्जीक्यूट कर दें अपनी अथॉरिटी, पहले आपकी रिट को हम मानेंगे तो एग्जीक्यूट करेंगे ना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मान लिया कि वो उन लोगों को कैद में रख सकते हैं या आज़ाद कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं, तो आप उनको आज़ाद कर दें। तो जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, अटॉर्नी जनरल ने, कि 103 में से 20 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको कम सज़ाएं दी जाएंगी। अब उनके बारे में कोई सबूत होगा नहीं, ऐसे ही पकड़ेंगे, अपनी मर्जी से 20 लोगों को पकड़ लेंगे और उनकी कम सज़ाएं दे देंगे, क्योंकि सबूत तो किसी के खिलाफ है नहीं, तो बस ऐसे ही करना है ना फैसला मर्जी से। तो बहरहाल जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि 20 ऐसे लोग हैं जिनकी सज़ाएं कम हैं और जिनको शायद ईद से पहले रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए 3 स्टेप हैं। पहले ट्रायल मुकम्मल होगा, उसकी सज़ा सुनाई जाएगी, फिर उसकी तौसीक होगी, और फिर मिलिट्री चीफ जो हैं वो उनकी सज़ा जो है वो उसमें रायत देंगे। अब आप ये भी देखेंगे कि इसके अंदर एक PR करने की कोशिश की जाएगी और एक गुडविल विन करने के लिए आप देखेंगे कि ये सज़ाएं, मैं अभी से आपको बता देता हूँ, अब आप देखेंगे कि मिलिट्री कोर्ट सज़ाएं सुनाएगी। वो सज़ाएं किसी की साल होगी, 2 साल होगी, 1.5 साल होगी, 3 साल होगी, और फिर उसकी तौसीक होगा, एक फोरम करेगा जो मिलिट्री का ही होता है उसके ऊपर, और फिर आर्मी चीफ साहब के सामने जब फाइल जाएगी तो आर्मी चीफ साहब ये कहेंगे कि जनाब वाला इसमें मैं राय देता हूँ और इन लोगों को मैं रिहा करता हूँ। तो एक गुडविल जेस्चर बनाने की कोशिश की जाएगी कि देखें आर्मी चीफ ने कितना अच्छा काम किया है कि लोगों के ऊपर रहमदिली की है और उन्हें रिहा किया। रहमदिली तो ये थी कि इन
लोगों को दूसरे तीसरे चौथे महीने ही, पहले तो इनको गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था, ये 9 मई होना ही नहीं चाहिए था। अब तो नून लीग खुद कहती है कि ये मोहसिन नकवी ने करवाया, जिसका मतलब इनडायरेक्टली इल्ज़ाम जो है वो मिलिट्री लीडरशिप पे लगा रहा है। जावेद लतीफ़ लगा रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी ने करवाया, तो इनको गिरफ्तार ही नहीं किया जाना चाहिए था, किया था तो फ़ौरन रिहा करना चाहिए था। अब इट्स टू लिटिल टू लेट वाली बात है। बहरहाल ये किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंडीशनली मान लिया। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, और इसके ऊपर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो बार कौंसल्स हैं वो बिल्कुल लंबी चादर लेकर सोई हुई हैं और सोए रहेंगे, और बाद में इनकी तकरीरें और बड़कें सुने, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी इज़हार राय, वकला की ताकत, पाकिस्तान के आइन की ताकत, सब होगा, लेकिन इस टाइम सब लंबी तान कर सोए हुए माजरत के साथ कोई नहीं बोलेगा। एतजाज़ अहसन साहब ने यह भी कहा है कि जब आर्मी चीफ ने इनका ट्रायल सुना नहीं, तो वो इनके ट्रायल के ऊपर किस तरीके से फैसला दे सकते हैं, वो फैसला नहीं दे सकेंगे। तौसीक के बाद ये एतजाज़ अहसन साहब की राय सामने आई है। अच्छा जी, इन दो खबरों के बाद आज काजी फाइज ईसा, कल असल में खबर है कल की, काजी फाइज ईसा साहब की अदालत के अंदर उन्होंने जो नोटिस लिया हुआ है सहाफ़ियों की किडनैपिंग के ऊपर, उसमें मतिउल्लाह जान साहब बोलना चाहते थे, बताना चाहते थे कि उनके साथ क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पुलिस ने या क्या टॉर्चर हुआ, किसने किया, वो बोलना चाहते थे। उनको काजी साहब ने इजाज़त नहीं दी बोलने की, बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट की बोलने की। आखिर पर वो वीडियो आपके सामने रखूंगा कि वो उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की बोलने की, लेकिन काजी साहब ने उन्हें बोलने नहीं दिया। लग रहा है कोई पुराना मामला है। जो एनालिस्ट है वो कहते हैं कि एक दफ़ा काजी साहब ने रिक्वेस्ट की थी सहाफ़ियों से कि वो कोई पटिशन दायर करें सहाफ़ियों के राइट्स के लिए, और अब्दुल क़य्यूम सदीकी साहब ने वो पटिशन फाइल की थी। मतिउल्लाह जान साहब से अदालत के अंदर काजी साहब ने पूछा था कि आपके इस पर सिग्नेचर क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता मेरे सिग्नेचर होने चाहिए, हमारी सहाफ़ियों के अपने फोरम हैं, उनको ऐसी पटिशन्स करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सहाफ़ियों को नहीं करनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल सहाफ़ी करेंगे तो ये फिर पोलिटिसाइज हो जाएगा सब कुछ। मेरा ख्याल है उस वक्त के काजी साहब, शायद लोगों का ख्याल है, मेरा नहीं, एनालिस्टों का ख्याल है कि काजी साहब उस वक्त से मतिउल्लाह जान के पीछे पड़े हुए हैं, या उस वक्त से कोई अना का मसला है, तो मतिउल्लाह जान को अपना ही केस प्लीड करने की जो है वो इजाज़त उन्होंने नहीं दी। अच्छा जी, इसके बाद अगली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो है कि बरतानिया की जो लायर्स सोसाइटी है, उन्होंने जजेस के ख़त पर एजेंसियों के किरदार पर बहुत तनकीद की है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने ख़त लिखा है जिसमें डिमांड की है कि आप फौरी तौर पर तहकीकात करें इस सारे मामले की। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 5 लोगों को, 9 मई के 5 मुल्ज़मान को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानतें मिली थी, उनको जैसे ही रिहा किया गया, साथ ही 3 MPO के तहत, 3 MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। अब आप देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ एक डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ये वही 5 जमानतें जिस दिन मैंने वीलॉग करके आपको कहा था कि मुंह से झाग निकल रही थी वहां पे प्रोसिक्यूटर्स के, और 9 मई के मुकदमात में कोई सबूत नहीं दे सके। अदालत पूछती रही कि ये दहशतगर्द हैं, तो फिर असल दहशतगर्द तो कोई और होते हैं, उनको आप क्यों नहीं पकड़ते? इनके खिलाफ कोई असला बरामद हुआ, कोई फुटेज है, कोई आपके पास सबूत है? कोई सबूत नहीं दे सके थे, तो अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। अब डिप्टी कमिश्नर ने उन अहकामात को हवा में उड़ा दिया। इसी तरीके से जो रावलपिंडी से जो हमारे पकड़े हुए लोग थे 9 मई के अंदर, उनकी जमानतें भी अदालत ने दी थी। उनको जब छोड़ा गया तो रात उनको भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर पकड़ लिया गया। तो डिप्टी कमिश्नर अब पिंडी का जो है वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा ताकतवर है। इसी तरह के एक मामले में जस्टिस बाबर सत्तार पहले ही इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन साहब को सज़ा दे चुके हैं, आपको याद है, जिसकी सज़ा बाद में जस्टिस आमिर साहब ने मुअत्तल कर दी थी। तो ये हालात हैं जी। अभी तक के लिए इतना ही रखूंगा। पंजाबी वीलॉग का लिंक आपसे शेयर कर रहे हैं, वो देखें। खबरें काफ़ी सारी थी, और भी खबरें मेरे सामने हैं, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया है। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो मैं आपके साथ फिर सुबह के वीलॉग में शेयर करूंगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे उनको बुलाएंगे। My lord, with your permission. नहीं, ये आपके वकील हैं सलाउद्दीन साहब, या तो सलाउद्दीन साहब को आप डिसएंगेज कर दें। यू सेड सर, मैंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने आपकी परमिशन। नो सलाउद्दीन साहब ने लेकिन फिर वो सर, ये वी डोंट वांट टू अफेक्ट पीपल्स थर्ड पार्टी राइट्स बाय सम कमेंट। माय राइट्स सर, इफ आई कैन नॉट स्पीक फॉर माय राइट्स, देन नोबडी एल्स हैज द राइट टू डू इट सर। मैं आपसे परमिशन सीख कर रहा हूं सर। एक बात, ही इज योर काउंसिल, वी डोंट गिव यू परमिशन व्हेन अ पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय काउंसिल। As simple as that. Sir, ये suo motu hai. I'm the victim. If you don't want to hear me, I don't. Don't put words in my mouth. Don't put words in my mouth. So the thing is, suo motu. Please don't argue. Sir, वापस police. Mr. Salahuddin, this is not fair. Mr. Salahuddin, I'm calling you. Don't stand behind.
Say, Mr. Salahuddin, we are talking to you. Why are you not coming forward? Either you withdraw your wakalatnama, who is stopping them? What are we doing? What are we sending these police reports for? ये तो बात नहीं कि वकील एकदम पीछे हट जाए, उसको करे आगे कर दो उसको। देखिए ये हम आपको इज्जत करते हैं तो फिर आपको हम इज्जत देते हैं। हम आपको तो नहीं कहा कि आप इनकी वकालत करें, आप छोड़ दीजिए इनकी वकालत, इनको हम सुन लेते हैं। ये तो नहीं हो कि आधा सुनाओ फिर आधा सुनाओ, हम ये नहीं इस तरीके से चलेंगे। कोई प्राइवेट पार्टी है करे यार वकालत, आपके कान में बता दे, आप मुझे बता दें, कुछ तो डिसिप्लिन हम रखें ना। ठीक है, आप बताएं व्हाट यू वांट टू डू, वी टेल देम नाउ टू डू इट। सो फार हु आर वी डूइंग इट फॉर? Who are we doing it for? Sir, to get to the truth, sir. No, not to get to the truth. We are doing it for the victims. Mr. Qayyum Siddiqui, Mr. Toor, he went away. Matiullah Saab didn't want to sign it. Still we are saying we are interested. So why don't you sign it? Why don't you file a petition? No. So why aren't you doing it? I'm caring. You can advocate on his behalf. Very well. Tell us what you want done, what sort of notice you want sent. We'll tell them if it's possible, they'll do it.